इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन दूं अपने खास मेहमान का, एक बात कहना चाहूंगा कि मौजूदा दौर में जो राजनीति का नैरेटिव होता है ना, काफी हद तक बदल गया है। एक जमाने में मंडल, कमंडल, जाति, धर्म, इन सब की बात होती थी, लेकिन आज बात होती है विश्वास की और विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की, गारंटी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की। और जब गारंटी की बात आती है तो पीएम मोदी के सिपहसालार हमारे साथ इस मंच पर होते हैं। देवू सिंह चौहान जी हैं, आप संचार राज्य मंत्री हैं। सर, थैंक यू सो मच, अपना बेशकीमती समय आपने दिया। सर, जब संचार मंत्रालय की बात होती है ना, जब कम्युनिकेशंस की बात होती है, मैं 10 साल पहले अपनी याददाश्त पर जोर देता हूं, तभी एक जी चलता था, 2G, 3G, घोटाला जी, फलाना जी, धमाका जी, जी। और अब एक नया जी चलने लगा है, गारंटी। उस जी और आज जी में कितना ज्यादा फर्क आ गया है? देखिए राशिद जी, मैं वो वाला जी नहीं हूं। बहुत बड़ा अंतर है। आपने जिस 2G 3G की बात की, जिस घोटाला जी की बात की, मैं ये मानता हूँ कि देश भी बहुत आगे बढ़ गया है। देश के नागरिक अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस समझते हैं। एक डेवलपमेंट की राजनीति अब देश का नागरिक समझ रहा है। पहले वो था जब हम, आपने जैसे जात पात की बात बोली कि वैसे वोट बटोर लेते थे, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। देश अब परफॉर्मेंस की राजनीति को समझ रहा है। तब हमारे टेलीकॉम विभाग ने जो एक लेगेसी स्कैम की थी, एक इमेज ऐसी थी हमारे विभाग की कि यहाँ तो करप्शन होता है, यहाँ तो बहुत बड़ा, मतलब हम बोल नहीं सकते कि कितने आंकड़ों में ये भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो हमें वो मार्गदर्शन करते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, उनमें सबसे बड़ा आधार है उनका कार्यशैली का रिफॉर्म्स, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो हमने भी हमारे विभाग में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए। यहाँ तक कि जो आप 2G 3G के ऑक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे रिफॉर्म्स जो हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग सिटीजन, इन दोनों के लिए जो रिफॉर्म्स किए, उसमें मैं एक ही उदाहरण देता हूँ आपको कि जो 2G 3G में करप्शन होता था, हाल ही में हमने 5G का ऑक्शन किया है। और 5G का ऑक्शन के समय हमने जिस तरीके से फेसलेस ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन किया, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का ऑक्शन हुआ। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मेरी 30 साल मैं इस टेलीकॉम क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आज हमने सुबह में टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई हुए और शाम को बिना किसी पर्सन को मिले हुए शाम को हमें ऑक्शन का स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट लेटर मिल गया। तो ये फर्क है, ये जो फर्क है वो 2G 3G से 5G में, तो ये सबसे बड़ा फर्क ये है कि देश अब ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक तरीके से पारदर्शी गवर्नमेंट और सुशासन सही मायने में जिसे बोलते हैं, उस गुड गवर्नेंस का साक्षी बना है। चौहान साहब, आपने मोदी जी के साथ भी काफ़ी काम किया है, उन्होंने आपका मार्गदर्शन भी किया है। खेड़ा से आपने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक अद्भुत परफॉर्मेंस के जरिए बीजेपी को जीत दिलाई, पर आप कांग्रेस का भी हिस्सा रहे हैं अपने शुरुआती दिनों में। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ था आपका, ये किस लिए हुआ? आपने क्यों पार्टी बदली, और जब बदल ली तो किस तरीके का आपको एक तरह से व्यवहार में पार्टी की तरफ से अलग व्यवहार देखने को मिला? एक्चुअली मैं थोड़ा समय लेके बताऊंगा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर था।
मैं राजनीति में 13 साल जॉब करने के बाद आना चाहता था, तो मैंने उस समय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी गुजरात में पहली बार आ रही थी, एनसीपी, तब एनसीपी का गठन हुआ था, 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। और 2002 में मैं 22 साल के बाद मेरे गांव में गया, क्योंकि मैं इंजीनियर रहा, पढ़ा बाहर और जॉब भी बाहर किया 13 साल। उस समय जब मैं एनसीपी से लड़ा, तब मैं चुनाव हारा, क्योंकि मुझे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन डिसिसिव उस समय 10,856 वोट आए थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। और उस क्षेत्र में पहली बार बीजेपी जीती थी। अब मैंने करीब 4 साल तक चुनाव हारने के बाद काम किया, और काम कर ही रहा था, और गुजरात का चुनाव 2007 में आना था, और 2006 में हमारे उस समय के पार्टी प्रेसिडेंट थे आदरणीय स्वर्गीय सनत मेहता जी, जो गुजरात के अच्छे मंत्री, बहुत जाने माने लीडर भी रहे, बड़े अभ्यसी नेता थे। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं 75 साल का हो गया हूँ, 78 रन कर रहा हूँ, मैं अब ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँ, तो मैं इस राजनीति को छोड़ रहा हूँ। मैं बोला अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बताया कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो माइंडसेट है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको कांग्रेस में काम करना चाहिए। तो मैं तो किसी को जानता नहीं कांग्रेस में। तो उन्होंने बोला कि वहाँ एक दिनसा पटेल जी हैं, वहाँ कांग्रेस के नेता, और एक ईश्वर भाई चावड़ा करके एक नेता है जिन्होंने गरीबों का काम किया है, तो आप किसी से जुड़ जाओ। तो मैंने फिर 2007 दिसंबर में चुनाव आता था, इसके 6 महीने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो 6 महीने में रहा, और मैं 5 साल तक मेरे क्षेत्र में काम भी कर रहा था। तब कांग्रेस ने हाल ही में, जो हमारे सम्मानीय राज्यसभा सांसद भी है आदरणीय नरहरि अमीन जी, तो नरहरि अमीन जी कांग्रेस में जो एक अहमदाबाद जैसे टाउन में रह के रूरल में चुनाव लड़ने आते थे, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था, तो वो बाहर से आने वाले नेता थे, तो जनता भी मुझे चाहती थी। तो उस समय मैं तो कभी आदरणीय मोदी जी को मिला भी नहीं था पर्सनली। उन्होंने मुझे, हमारा लोकल मेला लगता था, उस मेले में जा रहा था, तब फ़ोन करके मुझे बुलाया, और 2007 में नरहरि भाई अमीन के सामने मुझे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया, और मैं उस समय से पार्टी में 2007 दिसंबर से तब से लेकर के अभी तक आपका सियासी ग्राफ बहुत ज़बरदस्त तरीके का रहा है। खेड़ा से आप आते हैं, दिल्ली तक आपने सफ़र तय किया है। चौहान साहब, एक बात ये कहना चाहूँगा, जैसा विनीत ने अभी जिक्र किया, मैं तो बहुत हैरत में हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऑल इंडिया रेडियो में आप इंजीनियर भी रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर, सियासत में आकर के भी एक सोशल इंजीनियरिंग करनी होती है ना। और आजकल जो एक तथाकथित इंडिया अलायंस बना हुआ है, जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, एक इंजीनियर क्या पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग भी करता है? एक। और दूसरा एक और सवाल है कि 2024 के लिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, 12 राज्यों में शासन, 17 राज्यों में गठबंधन की सरकार, आपका मुकाबला किससे होगा? चेहरे के तौर पर ही मान लेते हैं, नीतीश, अखिलेश, केजरीवाल, शरद पवार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ईटीसी साथ ही में। देखिए, सबसे पहले तो आपने बात बोली सोशल इंजीनियरिंग की, तो ये वास्तविक है, आज भी इस देश में वास्तविकता है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हमें वी फीलिंग आती है। एक जब जात पात की बात होती है तो एक अलग से अपनापन महसूस होना होता है। तो जब राजनीति में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए, तो जो सरपंच का पद हो चाहे सांसद का है, उस पद की गरिमा के साथ समाज का कहीं ना कहीं सम्मान जुड़ जाता है। तो आम जनता जो है, समाज भी ये सोचता है कि ये मेरा सम्मान हो रहा है। तो जब चुनाव में ये लोग अपने आप को कंटेस्ट कर रहे हैं, तब ये बता रहते हैं कि मैं आपकी जात पात का हूँ, मुझे भी आप वोट करें। तो आज भी कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है कि उसका इफेक्ट होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये वास्तविकता है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जब सत्ता मिलती है तब उस सत्ता का यूज क्या करते हैं? उस सत्ता को सेवा का साधन समझते हैं या सत्ता को भोग समझते हैं? आज जो घमंडिया गठबंधन बना है वो सारे सत्ता के भोग करने वाले लोग हैं, आज सत्ता से दूर है। इसी के कारण ही उनमें
नेतृत्व की जो फाइटिंग है या एक तरीके से वैक्यूम है, क्योंकि ये लोग बेसिकली लीडर नहीं है, कहीं ना कहीं वो डायनेस्टी में आए हुए लोग हैं और ना उनको आम जनता के साथ ना कोई जीवन जीने का अनुभव है, ना उनकी संवेदना है। तो जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा, सेवा भाव नहीं होगा, एक तरीके से प्रशासन में भी अगर आपके अंदर ये संवेदना नहीं छलकती होगी, तो आप वो डिलीवरी नहीं कर पाए जो इस देश के आधुनिक पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी जो जानना चाहती है कि हमारा शासक वैसा हो, हमारे देश के शासनकर्ता वैसा हो, वैसा एक अपेक्षा, उस एस्पेरेंस को फुलफिल करना मुश्किल होता है। ये डायनेस्टी परिवार आपने जो भी नाम दिया, मैं ये मानता हूँ उनमें से कोई भी जनाधार वाले नेता नहीं है। जो नेता थे कभी, वो न कहीं सत्ता के गठबंधन में या तो सत्ता के लालच में अपनी पर्सनालिटी और अपना जनाधार भी आज खो रहे हैं। चौहान साहब, आपने कहा कि सत्ता के साथ जो जिम्मेदारी आती है, शायद वो विपक्ष, और जैसा राशिद ने भी कहा कि जो इंडिया अलायंस है वो शायद सत्ता का भूखा है, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से सत्ता उनके पास खुद आए। वो शायद सत्ता अपने ऊपर किसी तरीके से थोपना चाहते हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो फ़र्क रहा है, वो एक तरह से आपका जो डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन का रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए देश की जनता से? आपकी कामयाबी का राज क्या वही रहा है? और इसी वजह से शायद आज भारतीय जनता पार्टी, राशिद ने जैसा कहा कि इतने सारे राज्यों में काबिज है और कांग्रेस नदारद की स्थिति पर पहुंच गई है। देखिए, ये सबसे पहली बात होती है डिलीवरी, और डिलीवरी आपको करने के लिए वर्तमान के समय में आप जब तक उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं बनाओगे तब तक आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे। और टेक्नोलॉजी का आधार मेरा विभाग है। तो जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जिस तरीके से हम हर कोई सरकार स्कीम बनाती है, लेकिन उस स्कीम को धरातल पहुंचाने के लिए आपके पास साधन क्या है? तो टेक्नोलॉजी आज आधार है। आदरणीय मोदी जी ये कहते हैं कि अगर हमें ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी को आधार बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि 2000 यूपीए 1 और 4 की बात करता हूं, 2004 और 14 तक वो लोग ने टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको। 2014 से पहले जो जीपी ग्राम पंचायत होती है वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचाने की बात, जब उस समय हमारा माहौल इसीलिए बुढ़ा रहे थे कि ये तो डिजिटल होगा नहीं। आज जो हमारा डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट से सबसे ज़्यादा हम डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं, वर्ल्ड में 40% करते हैं। वो उस समय इसीलिए माहौल उड़ा रहे थे कि उनके पास एक क्षमता नहीं थी। 2014 से पहले इस देश की केवल 72 ग्राम पंचायत ऐसी थी जिसके पास कनेक्टिविटी थी। आज 2,07,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ओएफसी से हमने कनेक्टिविटी ली। ये मैं डायरेक्ट जीपी ओएफसी बोल रहा हूँ। मोबाइल कनेक्टिविटी देश में 95% से ज़्यादा है मोबाइल कनेक्टिविटी। यहाँ तक कि मैं ये बताऊँ केवल 2% तक नहीं होगी, क्योंकि 2% में है, लेकिन वो है 2G और 3G। आज हम 5G में हैं। 5G हमारा देश में करीब 14 महीना हुआ। 14 महीने के इस काल में इस देश में 4 लाख से अधिक हमने 5G के BTS लगाए और वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोल आउट है। किसी वर्ल्ड में इतना नहीं है। यहाँ तक कि हम जब 5G रोल आउट की बात कर रहे हैं और इस तरह के 4G इंडिजिनस की बात कर रहे हैं, जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, 2014 में जब हमने इस देश में इस टेक्नोलॉजी विभाग में जो इंपोर्ट होता था, मैं तो 2021 से मंत्री हूँ। 2021 में मैंने देखा कि हमारा विभाग जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है जो है वो सारा इंपोर्ट करते थे। करीब 40,000 करोड़ के आसपास की हमारी इंपोर्ट होती थी। आज हम सारी टेक्नोलॉजी हम इंडिजिनस बना रहे हैं। यहाँ तक कि 4G भी इंडिजिनस हुआ और 5G भी अपग्रेडेबल है। जहाँ 4G लगेगा वो 5G बनेगा। तो ये C.DOT हमारा ही विभाग है जिसने इंडिजिनस विभाग बनाया है। और अभी भी हमने 5G तक अपने आप को सीमित नहीं रखा है। देश में हम कभी 4G 5G में कभी पीछे थे, लेकिन अब 6G में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमें लीड रोल करना है।
इसीलिए हमने 6G अलायंस भी किया है। हमने एकेडमिया, हमने यूनिवर्सिटी, हमने इंडस्ट्री, इन सब के साथ मिलकर एक 6G अलायंस बनाया है और वो 6G अलायंस हम 2030 में वर्ल्ड में सबसे पहले रोल आउट करेंगे, हम लीड करेंगे। यहाँ तक की हमारी तैयारी है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम 5G में बहुत 4G 5G में काफ़ी लेट हो गए, लेकिन 6G में हमें लीड करना है, तब हमारे स्टैंडर्ड भी वैसा होना चाहिए। मंत्री जी, हमारे 5G स्टैंडर्ड जो है ITU, जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन होता है, 6G का स्टैंडर्ड हमने जो बनाया है उसको ITU ने भी अभी अभी एक्सेप्ट किया है। मंत्री जी, सबसे पहले तो देश PM सर का भी धन्यवाद कहना चाहेगा और आपके विजन का भी धन्यवाद कहना चाहेगा। आपका मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने शुरुआत जी शब्द से ही की थी ना, ये जी एक अजीब किस्म का शब्द है कि आपके साथ भी रहता है। आप गुजरात से आते हैं, उसमें भी जी है। आप 6G की बात करते हैं, उसमें भी जी है। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, उसमें भी जी है। लेकिन एक जी ऐसे हैं जो सब पर भारी पड़ते हैं, और वो है राम जी। राम जी सब पर भारी पड़ते हैं। आप जब राम जी की बात, और एक और जी हैं यानी गौ माता, ये दो जी जब सब पर भारी पड़ते हैं तो दक्षिण भारत से आवाज आती है कि आप गौमूत्र वाले राज्य तक ही सिमटे हुए हैं। इस जी का जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि कई जी आज चक्रव्यूह में हैं। देखिए, जो लोग हताश है, जो लोग निराश है, वही इस देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस देश को ऐसे बांटने में, इस देश में उनकी विचारधारा वैसी है तो वो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम तो हमेशा, जैसे आपने लिखा है सबसे पहले देश, हम भी नेशन फर्स्ट वाले हैं। हम इस देश में नेशन फर्स्ट को लेकर ही काम करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड साउथ में नहीं जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा कि उज्ज्वला गैस साउथ में नहीं जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा कि जो भी हमारी सोशल सेक्टर की जो बेनिफिशरीज हमारे हैं वो किसी ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट देश के किसी भी कोने में। इसीलिए तो हमने अभी अभी विकसित भारत यात्रा निकाला। हम सोच रहे हैं कि सैचुरेशन हो, हमारा जो भी स्कीम है उसका 100% उस बेनिफिशरी तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अब जब विकसित भारत की कल्पना के साथ काम कर रहे हैं और हमने जो 10 साल काम किया है उस आधार पर, और जनता को भी विश्वास है कि अगर 25 साल में देश विकसित बन सकता है, जो 10 साल में जो काम हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाहे वो सोशल सर्विस का हो, चाहे रोड है, रेल हो, या आजकल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में जो गति से देश ने प्रगति किया है, और सोशल सर्विस में भी हमने देखा है। हाल ही में एक आंकड़ा आया है IMF का कि इस देश ने करीब करीब 9.5 के शासन में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलना, मतलब 13.5 करोड़ लोग नियो मिडिल क्लास बने हैं। तो इस नियो मिडिल क्लास की अपेक्षा को भी समझना, और दूर दराज में LW एरिया में बैठे कोई ट्राइबल हो, चाहे बॉर्डर एरिया में कोई हमारा गांव है, वहाँ भी कनेक्टिविटी पहुँचे, वहाँ भी डेवलपमेंट पहुँचना। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम जब नेशन के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कभी साउथ और नेशन का भेद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि साउथ में अभी भी हमारी वो ताकत नहीं है, लेकिन हम जब 2 थे और 2 से हम 350 तक पहुँचे हैं, तो अभी भी तो हमारी शुरुआत है। हम तेलंगाना में डबल परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम आने वाले समय में कर्नाटक में थे, अच्छा शासन दिया है, लेकिन आने वाले समय भी देंगे। जो शासन हमारा जहाँ रहा है वहाँ लोगों ने एक फोकस डेवलपमेंट, जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस का राजनीति कहा है, लोगों ने उससे सराहा है और हमें वोट किया है। जिस तरीके से आज आपने मैंडेट देखा है पिछले कुछ दिनों से, तो वो मैंडेट किस लिए है? वो मैंडेट परफॉर्मेंस के लिए है, वो मैंडेट डेवलपमेंट की राजनीति को है, न कि एपीचमेंट की राजनीति को हो, न कोई करप्शन के लिए है। जिस तरीके ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चल रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने बहुत कुछ बदलाव देखा है, और इस बदलाव ने अनुभव करने के बाद इस देश में एक आशा खड़ी हुई है। इस देश में इसी बदलाव के आधार पर विश्वास खड़ा हुआ है कि हाँ, हम विकसित हो सकते हैं आने वाले समय में। इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि ये अमृत काल है, और अमृत काल में जो अमृत स्तंभ है हमारे, जिसे हम 4 जाति बोलते हैं इस देश में, इस देश की युवा शक्ति को सशक्त होना चाहिए, क्योंकि सबसे युवा राष्ट्र हमारा है। उसका सशक्तिकरण हो, महिला नारी शक्ति सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और किसान। आज भी एग्रीकल्चर हमारा करीब करीब
65% के आधार पर जो हमारे जीवन यापन की एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर बेस है। और चौथा है ये गरीबी निर्मूलन का काम, पॉवर्टी एलिमिनेशन का काम। तो ये 4 स्तंभ को अगर हम साथ में लेकर इस अमृत स्तंभ को जितना सशक्त बनाएंगे, आने वाले समय में भारत इसी कर्तव्य काल में प्रत्येक नागरिक, सरकार और शासन साथ में मिलकर हम अपने आप देश को विकसित जरूर बनाएंगे, ये विश्वास के साथ चलते हैं। चलिए, बहुत खूब मंत्री जी। अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं 2024 का। अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। अगले साल लोकसभा चुनाव है, वहाँ पर जी तो नहीं है, पर वहाँ पर शायद आरजी हैं, जिनकी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता ना हो। पर आपको लगता है कि इतनी कामयाबी के बाद कहीं ना कहीं कोई कंप्लेसेंसी का या फिर चीज़ों को हल्के में लेने का कोई एटीट्यूड शायद पार्टी के कार्यकर्ताओं में सीप इन कर सकता है? या आपको लगता है कि वो जो ऊर्जा है जिसकी वजह से ये 3 राज्य आए हैं, बाकी और राज्य भी आए हैं, वो बरकरार रहेगी? क्योंकि जो मार्गदर्शन हो रहा है, जो लीडर है, वो एक तरह से वो उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में कमी नहीं होने देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की सरकार हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करती है। आपने देखा होगा कि इस देश में इंडिपेंडेंट के बाद जो चुनाव लोकसभा के आए, 40 टाइम्स कांग्रेस शासन करने के बाद लोगों के सामने मैंडेट के लिए गई, तब उसको केवल 17% वापसी का, मतलब एक तरीके से जहाँ जहाँ शासन किया वापसी का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी की 39 टाइम्स हमने सरकार का सामना किया और हमारा सक्सेस रेट 56% है। हम 39 टाइम्स एक बार शासन होने के बाद रिपीट हुए हैं। हम रीजनल में अगर किसी स्टेट में शासन करते हैं, वहाँ भी हमारा सक्सेस रेट 50% से ज़्यादा है। तो जब भी हम सत्ता में होते हैं तब हम उस दायित्व को समझते हैं। हमने कभी ये नहीं समझा कि आज हम सत्ता में हैं और हमेशा रहेंगे। हम तो यही हर चुनाव को एक चैलेंज समझते हैं और हर चुनाव के लिए अपनी जो इलेक्शन मशीनरीज है, जो हमारे नेता ने हमने जिस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, हमें कभी नहीं सोने देते। हम तो मजाक में ये भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना मतलब फौज में भर्ती होना। मंत्री जी, फौज में जैसे रेस्ट नहीं होता है, वैसे हम लोग को भी कभी रेस्ट नहीं होता है, चाहे शासन में हो या शासन में न हो। मंत्री जी, बिल्कुल कंक्लूडिंग हिस्से में अपने इंटरव्यू के हम बढ़ रहे हैं, आपके साथ में एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन शक्ति की वजह से आज उसकी बुनियाद इतनी मजबूत है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम। भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में अब सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो रही है। कई राज्यों में इसी तरह सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की तैयारी हो रही है। आप 59 साल के हैं। आप समझ गए मेरा सवाल। आपकी मुस्कान बता रही कि मेरा सवाल आप समझ गए। क्या राज्य में भी कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में कहीं पर देवू सिंह चौहान है? मतलब मैं कुछ साल के बाद मैं कहूं कि देखिए देवू सिंह चौहान जी हैं, इतने साल पहले हमने इंटरव्यू किया था और सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी। मैंने प्रारंभ में कुछ मेरी जिस घटनाक्रम से मैं यहाँ तक आया हूँ, उससे ही आपको लगना चाहिए कि एक साधारण परिवार का इंसान, जो एक नौकरीशुदा इंसान, जो कभी अपने सपनों के लिए या कुछ एक संकल्प के साथ राजनीति में आता है, अपना सिक्योर जॉब छोड़ के आता है, वो कभी एमएलए बनता है, 2 बार एमएलए बनता है, 2 बार सांसद बनता है, भारत सरकार में मंत्री बनता है, और उसको आगे और क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का हमें जो सम्मान मिला है, वो सम्मान दिल्ली से जो पर्ची जाती है वो बहुत बेशकीमती होती है वैसे। देखिए, आदमी को कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्या बोलते हैं, जीवन में आत्मसंतोष होना चाहिए, और मैं उस समय में हूँ जहाँ मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। थैंक यू सो मच।